दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत हम प्रस्तुत कर रहे हैं आधुनिक भारत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा बैंक, एसएससी और रेलवे के साथ टेट पेट आदि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने और गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई। ये घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो सही उत्तर है लॉर्ड इरविन ने। दोस्तों जान लीजिएगा कि 31 अक्टूबर 1929 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्थिति के संबंध में एक बयान दिया गया था। इसमें जो है इसने गोलमेज सम्मेलन के आयोजन और भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने की बात कही गई थी। इसने अपने ब्रिटिश और भारतीय जनता को ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भविष्य में भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा प्राप्त करने में सुविधा देगी। हालांकि इसमें किसी समय सीमा का जिक्र नहीं था। तो सही उत्तर है दोस्तों दीपावली घोषणा। इसके तहत डोमिनियन स्टेट देने और गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात लॉर्ड इरविन ने की थी। दीपावली घोषणा को इरविन घोषणा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना एक बहुत बड़े मार्च से की थी, जो कि नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1919 के मध्य हुआ था, इसमें गांधी जी के सहयोग के उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने जो है गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये है गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस समझौते को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये आपको जानना जरूरी है। 5 मार्च 1931, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और इसमें गांधी इरविन समझौते में जो है कई चीज़ों को लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया था, जैसे हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, और भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, और आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। और कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने जो शर्तें स्वीकार की, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, और कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। तो ये समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? ये आपको बताना है। तो सर सही उत्तर है विलियम बेडर वर्न। दोस्तों विलियम बेडर वर्न जो है ये विदेशी मूल के दूसरे कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। पहले जॉर्ज यूले थे, जिनको 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। जॉर्ज यूले पहली बार 1889 के बम्बई अधिवेशन में और दूसरी बार 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। बेडर वर्न ने कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम की जीवनी भी लिखी है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सबसे पहले किसने कायदे आजम या महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे पहले कायदे आजम की उपाधि दी थी।
अगले प्रश्न पर आते हैं। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर जॉन पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, जॉन पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद नहीं ग्रहण किया है? तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इन्होंने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो सही उत्तर है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 1934 में आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस और उसमें उभरती नई विचारधारा पर नैतिक दबाव डालकर उसे रोकना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि ये मेरे अहिंसा के विपरीत है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था अक्टूबर 1934 में। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो जो उस समय अंग्रेज सेनापति हडसन था, इसने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो आप जानते हैं, नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ और ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई थी? तो ये 1947 में। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन करके दो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न जो है राज्य बनाए गए और इसके बाद ब्रिटिश सम्राट के पास जो भारत सम्राट की उपाधि थी वो 1947 में समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक प्रश्न है कि किन दो लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो देखिए, जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1888 में हुआ था और सर विलियम वेडरबर्न बम्बई अधिवेशन में। यूले 1888 में और ये 1889 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे विलियम वेडरबर्न। तो लगातार 2 वर्ष जो है अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगले प्रश्न है, शिमला का सन्यासी या हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से कौन विख्यात था? कांग्रेस संस्थापक A.O. ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से कौन से महान व्यक्तित्व थे बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से? तो मेहता, तेलंग और नौरोजी। फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और दादा भाई नौरोजी को सम्मिलित रूप से बॉम्बे त्रिमूर्ति कहा जाता था। अगला प्रश्न है, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? तो ये महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट की उपाधि दी जाती है। एक और प्रश्न है, किस योजना ने सबसे पहले अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा किया था? तो सही उत्तर है अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव आप जान लीजिए 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसमें मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया गया और ये बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन नहीं लागू कर सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या था? तो उत्तर है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। ये मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण था। एक और प्रश्न देखते हैं कि भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। ये कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो सर शंकरन नायर ने। याद रखिएगा, सर शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में
जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। कामागाटा मारू प्रकरण या कामागाटा मारू घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1914 में हुई थी। कामागाटा मारू एक जहाज था जो भारत से कनाडा की यात्रा पर गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट यानी बांटो और छोड़ो या डिवाइड एंड बांटो और छोड़ो, विभाजन करो और जाओ का नारा दिया था? तो ये था कांग्रेस अधिवेशन 1943। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालात की मजबूरी थी और ये महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। ये कथन किसका है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है विभाजन के पूर्व। अगले प्रश्न पर आते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी, उसका नाम क्या था? तो ये था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने इस जांच को लीपापोती की तरह किया था और इसमें स्पष्ट रूप से इसने दोषियों को स्पष्ट नहीं किया था। अगला है, वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये रौलट कानून, जिसको कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता था, इसी के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप देखिए, ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विश्व इतिहास की झलक पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? तो ये थे इटली। और देखिए 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का काल जो रहा वो 1914 से 1918 तक चला था और 1919 तक, और इस अवधि को भारतीय राजनीति का शांतिकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1916 का लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक की सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो याद रखिएगा, होम रूल आंदोलन के समय 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट द्वारा की गई और एक होम रूल लीग, जो होम रूल आंदोलन था, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था और इसी आंदोलन की सफलता में उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों या एक्सट्रीमिस्ट के प्रभाव कब से आया? तो 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में आ गया था। अगला प्रश्न है, लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो ऊधम सिंह ने। और देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के बाद महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? तो पुणे के आगा खां पैलेस में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी को आगा खां पैलेस पुणे में नज़रबंद किया गया था। अगला प्रश्न है, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये अहमदाबाद में ये अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के बाद समाप्त हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के बाद जो भारत विभाजन को टालने का प्रयास था वो समाप्त हो गया था।
एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो सही उत्तर गुरु राम सिंह कूका आंदोलन के अग्रणी क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो इसको कुछ इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता के मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये है भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और एक और प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी को कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार करने का अवसर मिला था? तो 3 बार। कब कब? 1986, 1886, 1893 और 1906 के अधिवेशन में। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में किया था। अगला प्रश्न है, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था? तो सही उत्तर मार्गरेट नोबेल, जिनको सिस्टर निवेदिता कहा जाता है, इनको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, विभाजन करो और जाओ यानी डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का नारा दिया था। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत के विभाजन की जो भूमिका थी वो पहले से ही तैयार हो गई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन जो कि तत्कालीन वायसराय था, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधि सभा कहा था। अगला प्रश्न है कि किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक उपाधि दी गई है? तो कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को शिमला का सन्यासी या हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे, तो ये जॉर्ज पंचम थे। 1911 में इनकी यात्रा हुई थी। अगला है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो क्लीमेंट एटली जो थे वो लेबर पार्टी से संबंधित थे और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो पंजाब में गुरु राम सिंह के जो है समर्थन में या नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी बाल गंगाधर तिलक के संपादकत्व में निकलता था केसरी समाचार पत्र। और मराठा अंग्रेजी भाषा में, केसरी जो है ये मराठी भाषा में निकलने वाला समाचार पत्र था। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये है हमारा, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, केशव चंद्र सेन ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज से संबंधित थे।
अगला प्रश्न है कि उत्तर ब्रह्म समाज से संबंधित थे जो केशव चंद्र सेन दोस्तों, ये एक प्रकार से देखा जाए तो ब्रह्म समाज के प्रमुख जो उनके विचारधारा के समर्थकों में से एक थे। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पर आज़ाद हिंद फौज के इन नेताओं पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो फरवरी 1946 में। अगला प्रश्न है शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो 1945 में लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। यानी यदि कहा जाए भारत विभाजन या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है कौन अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो आचार्य JB कृपलानी। अगला प्रश्न है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था? तो 1940 में। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आप जान लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में। अभिनव भारत क्या थी? तो अभिनव भारत एक अतिवादी या क्रांतिकारी संगठन था जो हिंसात्मक और क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का पक्षधर था। अगला प्रश्न है किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में चुना गया था? तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो ये लुई फिशर थे। अगला है चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो ये किसानों द्वारा अपनी भूमि के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने का जो एक प्रकार से दबाव था अंग्रेज बागान मिल मालिकों का, तो यही तिनकठिया पद्धति था और इसका विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ? तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो याद रखिएगा दीनबंधु मित्र ने नील कृषकों की दुर्दशा पर आधारित नाटक नील दर्पण लिखा था, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित था? तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित था और आनंद मठ में ही वंदे मातरम जो है भारत का जिसको राष्ट्रीय गीत कहा जाता है वो आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा था? तो ये था अमृत बाजार पत्रिका। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था? तो ये था आमार सोनार बंगला और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखा गया है और आमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। अगला प्रश्न है 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। और एक प्रश्न और देखते हैं गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम 1916 में स्थापित किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अगला प्रश्न है किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब या काफिरों के देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो ये थे शाह अब्दुल्ला अजीज ने। अगला है मैक्सवेल ब्रोमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये बारदोली आंदोलन से संबंधित है और बारदोली आंदोलन के दौरान ही वहाँ की महिलाओं की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि गांधी जी ने दी थी। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये लंदन में।
साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? तो ये अभिनव भारत से। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो ये लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में 1945 में आयोजित किया गया था शिमला सम्मेलन। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली ने। अगला है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। सन्यासी विद्रोही मूलतः क्या थे यानी उनका पेशा क्या था? तो सन्यासी विद्रोही मूलतः किसान थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो आप जानते हैं, नागपुर अधिवेशन 1920 में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। और किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो ये जूनागढ़ में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये था रामोसी किसान आंदोलन या रामोसी विद्रोह। अगले प्रश्न पर आते हैं, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद। मुस्लिम समाज में सुधार लाने और उसमें व्याप्त कुरीतियों के दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? तो ये था अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन द्वारा मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और एक प्रश्न और है, आप देखिए, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो ये इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित थे। इनको जो है सूर्य सेन जो है महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे बंगाल के। अगला प्रश्न है, रोलट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1919 में। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य था। अगले प्रश्न पर आते हैं, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? तो पूना पैक्ट, जो कि 1932 में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था पूना पैक्ट, यहाँ से कम्युनल अवार्ड समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, ट्रावणकोर में वहाँ के दीवान वेलिथम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व दिया था? तो कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध ट्रावणकोर रियासत के दीवान वेलिथम्पू ने सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो आप जानते हैं 1857 के विद्रोह से। और भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में किया था? तो इलाहाबाद के दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा कैनिंग ने नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में किया था। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया था? तो करौली के। और एक प्रश्न देखिए, मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो जनरल हेविट था। और किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी? तो सर सैयद अहमद खां को। सर सैयद अहमद खां जो है, इनको मुस्लिम समाज सुधारक के रूप में अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। और सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों को किस योजना का नेतृत्व किया था? चिटगांव आर्म्स डकैती का। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में। और देखिए, और है 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह से, ये जरूर याद रख लीजिएगा। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की? तो चित्तू पांडे ने। और एक और प्रश्न है कि समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तो सतारा महाराष्ट्र की। अगला है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर, सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी और गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था, शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और देखिए, एक प्रश्न और है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किया और इनको खुदाई खिदमतगार या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। ये कथन किसका है? तो एक इतिहासकार हैं P.E. रॉबर्ट्स। इनका कहना था कि 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। और अगला और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित ये जो पार्ट 1 है, इसका आखिरी प्रश्न है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर के नेतृत्व में जो है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और अवध लखनऊ फैजाबाद का क्षेत्र था, अवध क्षेत्र, और यहाँ पर जो है नवाबों का शासन था और बेगम हजरत महल ने 1857 में यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने बहुत ही जल्दी अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है ताकि आप कम समय में आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर सकें। तो हम जल्दी इन सभी प्रश्नों को दोहराएंगे ताकि आप तेज़ी से आधुनिक भारत के इतिहास की ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको कवर कर सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।